अब हम जानते हैं कि जो लॉ ऑफ द सी है वो क्या है। ठीक है, मतलब जो समुद्र है उसके लिए कुछ मतलब जो देश हैं, कई सारे देश हैं, मिलके कुछ कानून बनाया है। तो वो क्या कानून है? ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, ऑन लॉ ऑफ सी। तो इसमें जो है, जो कब हुआ था? 1983 में हुआ था। ठीक है, तो इसी में कई सारे कानून बने थे समुद्र को लेके, सी को लेके। ठीक है, इसमें लगभग 60,000 कंट्रीज ने इस चीज को साइन किया था। तो ये जो लॉ ऑफ सी है, इसमें क्या हुआ था? मतलब इसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो मैरीटाइम जो बाउंड्री है वो क्या है, मतलब किसी देश का समुद्र में कितना दूरी तक क्या क्या चीज को लेके हक है। ठीक है, ये चीज हुआ था। साथ ही साथ जो डीप सी माइनिंग होता है, ठीक है, मतलब जो गहरे समुद्र में जाके जो माइनिंग का एक्टिविटी होता है, ठीक, तो उसका जो परमिशन कौन देगा, तो उसके लिए बनाया गया था इंटरनेशनल सी बेड ऑथोरिटी, जो कि है, जिसका जो हेडक्वार्टर है जो कि है किंगस्टन जमाइका में, है ना। तो ये जो डीप सी माइनिंग जो है वो एक तरह से कॉमन लैंड है, मतलब सभी देश का है, वो कॉमन है ना। तो ये बोला गया था कि जो डीप सी माइनिंग होगा तो उस डीप सी माइनिंग का, ठीक है, आप जो देश उसको क्या बोलते हैं यूज कर रहा है, परमिशन लेके क्या बोलते हैं इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से परमिशन लेके माइनिंग कर रहा है, तो वो तो ले सकता है, उसमें से माइनिंग करके जो भी निकलेगा वो ले सकता है, लेकिन कुछ हिस्सा उसको क्या बोलते हैं, इसको देना होगा, किसको? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी को। ठीक है, अनक्लॉस, शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं बताऊंगा, अनक्लॉस करके समझिए। ठीक है, इसको देना पड़ेगा। तो और ये क्या है, ये क्या करेगा? ये बाकी जितने सारे देश है उनमें उस जो माइनिंग के जरिए जो पैसा बना है उसको बाकी सारे देश को बांटेगा। आया समझ में? मतलब जो डीप सी माइनिंग करेगा जो देश वो हिस्सा रखेगा, फिर कुछ हिस्सा अनक्लॉस को देगा, तो अनक्लॉस क्या करेगा? बाकी जितने देश है, जो 60 देश है जो साइन किए, उनको वो हिस्सा मिलेगा। ठीक है, और क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके लॉ बनाया गया कि भाई जो समुद्र में जो एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, वो उसके प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाया गया कि भाई कैसे माइनिंग हो, वहां पे क्या क्या एक्टिविटी किया जा सकता है, समुद्र में क्या क्या होना, क्या क्या नहीं होना। ठीक है, साथ ही साथ समुद्र को लेके जो डिस्प्यूट होता है उसका सेटलमेंट करने का काम भी ये अनक्लॉज करता है ना। तो ये हो गया आपका। अब इन्होंने क्या बोलते हैं डिसाइड किया कि क्या क्या टेरिटरी होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या क्या बाउंड्री होगा समुद्र में। तो तीन तरह का इन्होंने बाउंड्री डिसाइड किया, एक होता है टेरिटोरियल सी, दूसरा होता है कंटिजियस जोन, और तीसरा होता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो ये जो टेरिटोरियल सी होता है, जैसे ये कॉन्टिनेंट है, कोई देश है, ठीक है, तो टेरिटोरियल सी कहां तक होगा? इस समुद्र के यहां से लेके उसका 12 मील तक जो जगह है, इस समुद्र का, ये पूरा समुद्र है ना, तो यहां से लेके, बीच से लेके जो 12 मील तक का जो जगह है, ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका? टेरिटोरियल सी। मतलब यहाँ पे जो देश है, ये कंट्री जो है, वो अपना सिक्योरिटी गार्ड यहां तक रख सकते हैं, है ना, 12 मील तक। ठीक है, 12 माइल तक। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कंटिजियस जोन। ठीक है, तो कंटिजियस जोन क्या होगा? वो होगा लगभग 24 किलोमीटर तक। ठीक है, ये 24 किलोमीटर तक होगा कोस्ट से लेके। तो ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी क्रिमिनल यहाँ से भाग रहा है ना, तो उसको पकड़ने का हक जो है यहाँ तक है, 24 किलोमीटर तक, है ना। ठीक है, कैप्चर कर सकते इस जोन तक, 24 किलोमीटर तक, तो इसे हम कंटिजियस जोन बोलते हैं। फिर आता है आपका ईईजेड, ये है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये कहां तक रहता है? ये रहता है लगभग 290 माइल तक। ठीक है, 290 मील तक, है ना। इसमें क्या होता है कि 290 माइल तक ये जो देश है, ये एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो है समुद्र से जो भी एनर्जी मिल रहा है उसको प्रोड्यूस कर सकता है। साथ ही साथ वो जो भी माइनिंग मिनरल्स एक्टिविटी है वो एक्सप्लोर कर सकता है। ठीक है, तो ये जो जोन कहलाता है, ये कहलाता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ सी। अच्छा, अब इसी में आपको मैं मैराइन पॉल्यूशन के बारे में बता देता हूँ, जो टॉपिक है इस चैप्टर में। तो उसका मैं अलग से एक पेज नहीं ड्रॉ किया हूँ, तो ये सिंपल सा टॉपिक है, इसको मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। मैराइन पॉल्यूशन क्या होता है, किस किस तरह का पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो जो मैराइन पॉल्यूशन है, ठीक है, मैराइन पॉल्यूशन है, उसमें पहला होता है आपका ऑयल स्पिल, मतलब समुद्र में कहीं ना कहीं जो ऑयल है वो बह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सनलाइट है और ऑक्सीजन है वो रुक जाता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका रन ऑफ फ्रॉम फील्ड। ठीक है, रन ऑफ फ्रॉम लैंड, मतलब जैसे
समुद्र में नदी से जो पानी आता है, तो जो नदी होता है उसमें जो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो बह के आ जाते हैं समुद्र में। उसकी वजह से जो ओशियन है ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है, तो उससे क्या होता है, एल्गल ब्लूम होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो ये हो जाता है। तीसरा होता है एटमॉस्फेरिक इनपुट, मतलब एटमॉस्फेयर में कई सारे जो केमिकल, जो धुआं या पॉल्यूटेंट घुले हुए हैं, वो क्या हो जाते हैं कि वो एक तरह से समुद्र में मिल जाते हैं और समुद्र को क्या करने लग जाते हैं, एसिडिफाई करने लग जाते हैं। तो ये एक हो गया कारण, एटमॉस्फेयर से जो इनपुट आ रहा है। चौथा होता है डंपिंग ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट, भाई कचरा फेंक रहे हैं, पॉलीथीन फेंक रहे हैं, तो वो सारा चीज एक तरह से समुद्र को क्या बोलते हैं, खराब कर रहा है। चौथा है आपका बैलिस्टिक वाटर इशू। ये क्या होता है कि जैसे समुद्र में जो जहाज होता है, ठीक है, तो ये जैसे ये जहाज है, ठीक है, तो अब जहाज में लोडिंग अनलोडिंग होता है, सामान रखते हैं, हटाते हैं। ठीक है, अब सामान रखने की वजह से जहाज थोड़ा कहीं ना कहीं अंदर की ओर डूबता है ना, तो ये बैलेंस रहता है इस तरह से। ठीक है, अब जैसे ही सामान हटाएंगे तो ये कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो जाता है, ऊपर की ओर आ जाता है। तो इसी चीज को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे सामान हटा दिए, ठीक है, तो उसके साथ साथ क्या करते हैं, जो ये वेजल है, ये जो जहाज है, शिप है, इसके अंदर पानी भरते हैं। ठीक है, ताकि अगर सामान हट गया है तो जितना सामान का वजन हटा है उतना वजन का पानी कहीं ना कहीं अंदर फिलअप कर देते हैं, ताकि ये जो वेसल है ये एक तरह से बैलेंस रहे। ठीक है, तो ये जो पानी ये कहाँ से आता है, ये आता है जिस जगह में ये है वहीं का समुद्र का पानी को उठा के इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो अब इस है ना, तो इस तरह के वाटर को क्या कहते हैं, बैलिस्टिक वाटर कहते हैं। तो इससे क्या प्रॉब्लम आता है, इससे प्रॉब्लम ये आता है कि जैसे मान के चलिए कि इस जगह में जो भी ऑर्गेनिजम्स थे वो कहीं ना कहीं इस वेजल में चले गए। अब ये वेजल क्या किया, दूसरे जगह गया, वहां पे पानी खाली कर दिया। ठीक है, और जो सामान है वो लोड कर लिया। ठीक है, और पानी यहाँ पे छोड़ दिया। तो जो भी ऑर्गेनिज्म यहाँ से इकट्ठा होके इसमें गए थे और इधर आके छूट गए, तो वो क्या हो जाता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे जगह में सर्वाइव नहीं कर पाते और मर जाते हैं। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ज्यादा ही एक तरह से प्रेडेटिव नेचर के होते हैं, तो वो उस जगह में जाके अपना एक तरह से क्या बोलते हैं, फैल जाते हैं और वहां के जो ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये जो दो प्रॉब्लम है वो इसी बैलिस्टिक वाटर इशू की वजह से आता है। तो ये भी एक तरह से पॉल्यूशन करता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर एक चीज और जान लीजिए, टार बॉल क्या होता है। टार बॉल का मतलब होता है कि जैसे समुद्र में ऑयल जो है, पेट्रोल बह गया है। ठीक है, अब वो क्या होता है कि एक तरह से क्या हो जाता है कि एक वैक्स लाइक लंप सा बन जाता है, बॉल सा बन जाता है। ठीक है, और वो समुद्र में तैरता रहता है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं टार बॉल। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेराइन पॉल्यूशन। बाकी और तो कुछ नहीं है इसमें, मेराइन पॉल्यूशन में बस इतना ही है ना।